हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक इस वीडियो को देखें और साथ ही आप हमारे साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर क्लिक करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ये पूरी जो क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है 1 to 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उनको आपको क्या करना है, उनके ऑप्शंस को टिक करना है। तो आप पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पंक्तियों की एक अनिश्चित संख्या एक रैखिक पंक्ति में बैठी है। मतलब कुछ व्यक्ति बैठे हैं एक पंक्ति में, लेकिन उनकी जो संख्या है, कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे लिखा है कि एक अनिश्चित संख्या, मतलब उनकी डिजिट जो है वो क्लियर नहीं है। अब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए। और सभी का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, तो मतलब उत्तर दिशा की ओर मुंह है, मतलब आप जिस पोजीशन में बैठे हैं आप उसी अकॉर्डिंग इन लोगों को भी अरेंज करिए। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़िए। P और H के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब P और H के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर P यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 4 लोग, और H आपका यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन अभी आपको क्लियर नहीं है कि P किस तरफ बैठेगा, H से पहले P बैठेगा या H जो है वो P के बाद में बैठेगा। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, जब आपको क्लियर ना हो तो आप 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला तो ये P को आपने पहले बिठाया और H को बाद में, और दूसरी तरह से आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि H को आपने पहले बिठाया और फिर उसके बीच में आपने 4 लोगों की जगह छोड़ दी और फिर P को बिठा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। Q H के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब Q H के दाएं चौथे स्थान पर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, Q H के दाएं चौथे स्थान पर, तो Q आपका यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सही से दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को बना लीजिए। जैसे पहले P बिठाइए और फिर 4 जगह छोड़िए, 1 2 3 4, और यहाँ पे H, और जो था Q H के दाएं चौथे स्थान पर, तो H के दाएं चौथा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, Q। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर जा रहा था। फिर अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। Q H के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ये तो लाइन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, Q और W के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। Q और W के मध्य, अब देखिए Q और W के मध्य 3 लोग कब बैठेंगे, जब अगर देखिए अगर W को Q के बाएं बिठाएंगे तो 3 लोग बैठे, मतलब चौथे स्थान पे तो H बैठा है, तो यहाँ पे तो W बैठ नहीं पाएगा, तो आप इसको इधर Q के दाएं तरफ W को बिठाइए। अब Q और W के मध्य 3 लोग बैठे हैं, मतलब 1 2 3, और यहाँ पे कौन बैठेगा, W। ठीक है, Q और W के मध्य 3 बैठे हैं, अब व्यक्ति बैठे हैं। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। NW के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। NW के बाएं से 5वें स्थान, अब W ये बैठा है तो इसके बाएं 5वां कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे 5वां, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, N। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, O पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। O पंक्ति के किसी अंतिम छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। अब पंक्ति का अंतिम छोर या तो O इधर बैठेगा, ठीक है, और या तो O इधर बैठेगा, तो 5वें स्थान पे मतलब जब ये W से चौथे पे जाएगा तभी तो वो हो पाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका कौन बैठेगा, O। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, W के दाएं से दूसरे स्थान पर और W के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब W के दाएं से दूसरे स्थान पर O बैठा है, पहला, दूसरा, तो मतलब W और O के बीच दूसरा 2 व्यक्ति बैठे होंगे, और जो O होगा वो इधर दाएं तरफ से कितने स्थान पर होगा, 5वें स्थान पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, M O के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब O के बाएं तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा,
ओ के बाएं तीसरा कौन बैठेगा, एम। तो देखिए यहाँ पे ओ के बाएं तीसरा एम बैठ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बैठा होगा। तो इट मीन जो सेकेंड वाली पोजीशन थी वही आपकी क्लियर होगी कि आपको पी से पहले एच को बिठाना होगा। ठीक है, तो आपको पी से एच को पहले बिठाना होगा। तो पहले आप बिठाइए पी को, ठीक है, और उसके बीच 4 लोगों की स्पेस छोड़ दीजिए और आप एच को बिठाइए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इससे पहले वाली जो अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो हमारी क्लियर नहीं बैठ रही है, तो आप ये वाली करिए। ठीक है, अब फिर से लाइन पढ़िए, क्यू एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एच के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्यू और डब्ल्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और डब्ल्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे कौन होगा, डब्ल्यू। ठीक है, फिर एन डब्ल्यू के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अब डब्ल्यू के बाएं 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो यहाँ पे आपका कौन बैठेगा, एन। फिर ओ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब ओ मतलब किसी पंक्ति के अंतिम छोर से 5वें स्थान पर बैठा है, और आगे की क्या लाइन है, और डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब डब्ल्यू के दाएं दूसरा मतलब पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन बैठेगा, ओ। और यहाँ से ये अंतिम 5वां मतलब इसके इधर और कितने लोग बैठेंगे, 4 लोग और बैठ जाएंगे। ठीक है, तभी तो ये दाएं तरफ से 5वें स्थान पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, एम ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एम ओ के बाएं तीसरे स्थान, ओ का बायां पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एम। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, एच पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एम पंक्ति के किसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर एच जो है मतलब एच पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर आप यहाँ से देखें एच को, तो ये तो दूसरे स्थान पर नहीं बैठेगा। इट मीन्स पी को आपको इधर बिठाना है। पी और एच के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका पी बैठ जाएगा, और ये जो थी ये इसकी आप कट कर दीजिए क्योंकि ये चीज़ गलत है। ठीक है, और एच के पहले, क्योंकि लाइन क्या बोली थी, एच पंक्ति किसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको इससे पहले एच से पहले एक इंसान और बैठेगा, तभी तो ये बाएं तरफ से पहले दूसरे स्थान पर आ जाएगा। अब ये जो है आपकी पूरी जो सीरीज थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो आप देखिए पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। ठीक है, लेकिन 7 लोग आपको जो जितनी मतलब जो लेटर्स दिए गए थे वो टोटल 7 हैं, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, पूरे लोग कितने बैठे हैं। तो 7 तो आपके लेटर्स हैं, और बाकी जितनी स्पेस खाली है आपको वो भी काउंट करनी है। तो 7 और एक ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो टोटल लोग कितने बैठे हैं आपके, 16, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एम के ठीक बाएं बैठा है। अब आपको देखना है कि एम के ठीक बाएं कौन बैठा है। अब आप देखिए एम के ठीक बाएं कौन बैठा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें एम के ठीक बाएं, तो एम के ठीक बाएं कौन बैठेगा, एम के ठीक बाएं आपको यहाँ पे जगह खाली दे रखी है, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि एम के ठीक बाएं कौन बैठेगा। तो आप ऑप्शन में लगाइए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो आपका जो ई होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पी और ओ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब आप देखिए पी और ओ के मध्य कितने लोग बैठे हैं। ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व किए थे, और पी और ओ के मध्य, तो पी और ओ के मध्य 1 2 3 4, पी और ओ के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। तो आपका 4 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि एल ओ के ठीक दाएं बैठा है तो क्यू के संदर्भ में एल की स्थिति क्या है। क्या होगा, यदि एल ओ के ठीक दाएं बैठा है, अगर आप एल को ओ के ठीक दाएं बैठाएं तो क्यू से एल की पोजीशन क्या होगी। तो पहले तो आप एल को ओ के ठीक दाएं बिठा दीजिए। देखिए यहाँ पे ओ बैठा है, तो यहाँ पे एल ओ के ठीक दाएं मतलब यहाँ पे एल बिठाइए। अब क्यू के संदर्भ में एल की स्थिति, तो देखिए क्यू से अगर आप मतलब एल की तरफ जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां और 7वां, एल क्यू के संदर्भ में दाएं 7वां है। ठीक है, तो आपको यही ऑप्शन में टिक करना है कि दाएं 7वां। ठीक है, क्योंकि एल की पोजीशन क्यू के संदर्भ में क्या है,
दाएं सातवां। अब दाएं सातवां आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कह रहे हैं कि एन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ पे जो 5 ये दिया गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है कोई सत्य नहीं है, इसको तो आपको हटा ही देना है। और उसके बाद आपको चारों पढ़ने हैं कि कौन सा कथन सत्य है। अगर एक भी कोई सत्य बैठा है तो आपको वो टिक करना है, अदरवाइज आपको 5वां टिक करना है कि कोई सत्य नहीं है। अब पहला क्या है, एन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आप एक बार देख लीजिए कि एन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है क्या। अब आपको देखना है एन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चंस कहाँ पे, ये हमने सॉल्व किए थे एन क्यू के दाएं से चौथे स्थान पर। अब देखिए एन तो बाएं बैठा है, तो हमारा जो पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो दिया गया है वो जो हमने सॉल्व किया था उसमें सही से नहीं बैठ रहा है। तो ए को आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब बी को देखिए, एच और एन के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब बी वाले में क्या है, एच और एन के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो आप एक बार देखिए कि एच और एन के मध्य क्या केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एच और एन के मध्य, तो नहीं, एच और एन के मध्य आपके 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि जो दूसरा वाला था बी, वो भी गलत होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति बैठा है लेकिन बैठे कितने हैं, 2। तो आपका जो बी वाला था ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब सी पढ़िए, एन क्यू के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या एन जो है वो क्यू के ठीक बाएं बैठा है। अगर बैठा होगा तो आपका सही बैठेगा, एन क्यू के ठीक बाएं। अब यहाँ पे आप देखिए एन क्यू के ठीक बाएं। अब देखिए क्यू के ठीक बाएं एन बैठा है, तो इट मीन्स जो आपका सी वाला है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो उसको आप टिक कर दीजिए, क्योंकि एन क्यू के ठीक बाएं बैठा है। तो आपका जो सी होगा वो होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आपके 1 to 5 सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 to 9। अब देखिए अगर आप ये पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, 6, 7, 8 और 9 के, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका आंसर बताना होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लंबा क्वेश्चन दिया जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको उसके अंतर्गत 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्ण अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्या है, एक परिवार में 3 पीढ़ियों के 8 सदस्य हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियों में 3 पीढ़ियां होंगी, ठीक है। मतलब 3 पीढ़ियां होंगी, एक जनरेशन ऊपर की और एक जनरेशन हमारी और एक जनरेशन नीचे की। मतलब टोटल कितनी पीढ़ियां होंगी, 3। अब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए, एसपी का दामाद है। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, एसपी का दामाद है। तो देखिए पहला तो मैंने आपको बताया था, जब ब्लड रिलेशन का अलग से वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि अगर आपको मेल और फीमेल देखना है तो आप मेल को प्लस से मार्क करिए और फीमेल को माइनस से। लेकिन अगर आपको ये इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेल को क्या कर दीजिए, स्क्वायर से कवर कर दीजिए और फीमेल को आप सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था पहला, उसमें पहली कंडीशन क्या है, एसपी का दामाद है। अब एसपी का दामाद है मतलब पी होगा और पी की कोई बेटी होगी, ठीक है। और दामाद एसपी का कब होगा, जब पी की बेटी का पति एस होगा, तभी तो वो दामाद होगा पी का, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, पी की कोई बेटी होगी और उसका पति एस, ठीक है, तभी तो एस पी का दामाद होगा। तो एक चीज आपने यहाँ से ये बना ली। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, पी जो जी की माँ है। अब पी जो है वो जी की माँ है। अब पी जी की माँ है मतलब पी का जेंडर क्लियर हो गया, पी फीमेल हो गई, तो पी को आप सर्कल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फीमेल को आप सर्कल से भी बना सकते हैं। अगर आप सर्कल ना करना चाहें तो यहाँ पे माइनस भी आप कर सकते हैं। फिर पी जी की माँ है। अब देखिए या तो जी यहाँ पे होगा, ठीक है, जी और एस आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, या तो जी ये होगा या फिर पी की कोई एक बेटी और हो, एक मतलब बेटी और होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, जी। अब यहाँ पे जी बेटी भी हो सकती है पी की और बेटा भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, टी डी का ब्रदर इन लॉ है। अब टी जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ।
अब देखिए पीढ़ियां तो तीन बताई गई थी ना, तो ब्रदर इन लॉ कब होगा, जब बहन का पति होगा तभी तो ब्रदर इन लॉ होगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहे हैं, टी डी का ब्रदर इन लॉ है, टी डी का, तो डी को आप यहाँ रखिए और टी को, जो जी है ना, जी भी इसकी बेटी हो जाएगी और टी जो है डी का ब्रदर इन लॉ, मतलब टी क्या हो जाएगा, मेल, और ये दोनों भी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन बनाइए। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, एम वाई का, एम जो है वाई का मैटरनल ग्रैंडफादर है, वाई जो डी का नेफ्यू है, जी वाई की माँ है। अब देखिए जी जो है वो वाई की माँ है, मतलब वाई कौन होगा, जी की संतान होगा, तो जी जो है वो वाई की माँ है, तो यहाँ पे वाई आ गया। फिर आगे की लाइन क्या थी, एस वाई का पिता नहीं है, मतलब एस जो है वाई का पिता नहीं है, तो हाँ देखिए यहाँ पे ये कंडीशन पूरी सही बैठ रही है कि एस वाई का पिता नहीं है। फिर इससे पहले की लाइन क्या थी, जेड वाई की बहन है, अब जेड जो होगी वो वाई की बहन होगी, मतलब जेड कौन होगी, फीमेल। ठीक है, और ये दोनों वाई और जेड आपस में बहन बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि वाई के जो है जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जेड का जेंडर क्लियर है कि जेड जो क्या है, फीमेल। फिर अब दूसरी लाइन पढ़िए कि क्या है कि एम वाई का मैटरनल ग्रैंडफादर है। अब मैटरनल ग्रैंडफादर कब होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, नाना, तो वाई की मदर जी है और जी की माँ पी है, और जो है एम जो है वो जी वाई का मैटरनल ग्रैंडफादर कब होगा, जब जी जो वाई की माँ का पिता, तब वो वही तो वाई का मैटरनल ग्रैंडफादर होगा, तो यहाँ पे जो एम होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कौन हो जाएगा, मेल, तो ये दोनों भी आपस में पति पत्नी हो गए, मतलब जो वाई के नाना नानी हो गए, पी और एम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एम वाई का मैटरनल ग्रैंडफादर है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, वाई जो डी का नेफ्यू है, वाई डी का नेफ्यू हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा तो मतलब वाई जो होगा वो मेल हो जाएगा। ठीक है, वाई डी का नेफ्यू है। अब सारी आपकी जो कंडीशंस थी वो पूरी सारी फॉलो हो गई। ठीक है, मतलब टी और जी आपस में पति पत्नी हो गए, एस डी और एस आपस में पति पत्नी हो गए, और जी के दो बच्चे हो गए, वाई और जेड, और जी और डी के माता पिता कौन है, पी और एम। ठीक है, ये आपकी पूरी जो पजल थी वो पूरी सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से डी की नीस कौन है, निम्नलिखित में से डी की नीस कौन है, डी की नीस, आपको डी की नीस देखनी है, तो डी की नीस कौन हो गई, डी की नीस हो गई जेड, क्योंकि जेड ही फीमेल है, तो डी की नीस कौन हो गई, जेड, जेड आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एस जी से किस प्रकार संबंधित है, एस जी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस का संबंध जी से क्या है। अब देखिए आपने जो बनाया था एस जी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए जी ये है ना, एस जी से किस प्रकार संबंधित है। अब एस जो है वो जी का क्या हुआ, जी और डी आपस में बहनें हैं, और बहन का पति कौन होगा, ब्रदर, मतलब जीजा, जीजा को क्या बोल सकते हैं, ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, टी एम से किस प्रकार संबंधित है। अब टी का टी एम से किस प्रकार संबंधित है आपको ये देखना है, तो टी एम से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ये एम है ना, तो एम की बेटी का जो वो होगा, एम की बेटी का जो पति होगा वो कौन होगा, दामाद होगा ना, तो टी एम से किस प्रकार संबंधित है, दामाद, और एम टी का कौन हो जाएगा, ससुर। ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दामाद आपका ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जेड टी से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको जेड देखना है कि जेड जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप देख लीजिए एक बार जेड टी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए जेड टी से किस प्रकार संबंधित है, टी की पुत्री हो गई जेड, तो क्या होगा आपका पुत्री। आपको ऑप्शन में देखना है कि पुत्री किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में हो वो आपको टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक पुरुष एक महिला से कहता है, मतलब दो लोग हैं, एक तो पुरुष, मतलब पुरुष को आप स्क्वायर से डिनोट करिए और महिला को आप सर्कल से। तो एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र, मतलब महिला का जो पुत्र होगा, ठीक है, आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन, मतलब पुत्र की इकलौती बहन, ठीक है, ये हो गई।
इकलौती बहन के पिता, मतलब इकलौती बहन के पिता मतलब इन दोनों के पिता, ठीक है। उस पुरुष के पिता मतलब बहन का पिता, अपना भी पिता होगा ना, तो पिता का दामाद है। मतलब ये जो व्यक्ति है ये इस पुरुष की जो इकलौती बहन है उसके पिता का दामाद है, मतलब बहन का क्या हो जाएगा, पति, ठीक है। मतलब ये वाला जो पुरुष है ये आपका ये है, मतलब बहन का पति है। तो अब पूछा गया उस महिला का पुत्र, उस पुत्र का क्या संबंध है। अब आपको इस व्यक्ति और जो महिला का पुत्र है मतलब ये वाला व्यक्ति, इसके बीच में संबंध निकालना है। तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि बहन का पति क्या होगा, जीजा, और जीजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा सही होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिए।